गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है नवंबर 17 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। आज एक टॉपिक हम लोग करेंगे एससी रिजर्वेशन के बारे में। मतलब जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो रिजर्वेशन पहले से दी गई है उसके अंदर एक और रिजर्वेशन की बात की गई है। मतलब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, जिसे हम लोग रिजर्वेशन कैटेगराइजेशन भी कहते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। और ये टॉपिक मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक छोटा सा टेक्स्ट सेक्शन दिया गया है चिकनगुनिया के बारे में। थोड़ा सा इसे हम लोग साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स थोड़ा सा वो देख सकते हैं। कई बार प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मेंस के लिए कुछ खास इसमें है नहीं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसकी नीड क्या है, इसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है और क्या क्या चैलेंजेस वगैरह होते हैं, वो तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे इकोनॉमी वाले पर्सपेक्टिव से। काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने इकोनॉमी का आर्टिकल इंक्लूड किया है और अच्छा आर्टिकल है। एफडीआई क्या होती है, एफडीआई का रिलेशन एफपीआई के साथ क्या होता है, दोनों कैसे डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जो इलेक्शन की जो फंडिंग की जाती है, अभी तो हमें पता ही है इलेक्टोरल बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये फंडिंग वगैरह के बारे में बात करता है, लेकिन एक आइडिया है, ये कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दी जाती है ये डोनर्स की बजाय इसे अगर डायरेक्टली अगर गवर्नमेंट देती है, मतलब सरकारी फंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक फंडिंग की बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में जो है आर्टिकल दिया गया है। अच्छा एडिटोरियल है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। प्रीलिम्स के लिए इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन आज के दिन एक घटना घटी थी और लाला लाजपत राय जी आज स्वर्ग सिधारे थे 17 नवंबर 1928 को। और अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि कैसा क्यों हुआ था। क्योंकि जब साइमन गो बैक, मतलब साइमन के अगेंस्ट में जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ था और उस लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। बाद में हॉस्पिटल में इनका इलाज वगैरह हो रहा था। तो कहा जाता है कि उस समय ये हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई थी बेसिकली। ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में आता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जो अंग्रेजों ने लाठियाँ चलाई थी वो उसकी वजह से जो है इनकी डेथ हुई है। और फिर बाद में भगत सिंह जी ने वो उनके जो साथी थे जो असेंबली के अंदर बॉम्ब वगैरह फेंका, वो सब इनके एक मतलब रिएक्शन के रूप में भी हुआ ऑफ कोर्स। दूसरे रीजंस भी थे लेकिन ये भी एक उसमें वन ऑफ द रीजन था। तो लाला लाजपत राय जी के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पंजाब में जो है धुकी जो है नाम की जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी थे वो एक भैया उर्दू के टीचर थे, उर्दू पढ़ाते थे। बाद में ये शिफ्ट हो गए। आजकल तो हरियाणा है, उस समय तो ऐसा पंजाब का पार्ट हुआ करता था रोहतक में। फिर हिसार में इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस की, वकील थे ये। और फिर लेकिन 1892 में ये लाहौर में शिफ्ट हो गए। और लाहौर में शिफ्ट हुए तो लाला लाजपत राय जी को माना जाता है कि गरम दल के नेता थे और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहते थे। लाला लाजपत राय, उसके अलावा जो है अरबिंदो घोष, बंकिम, तो ये सब लोग ऐसे थे जो कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करते थे। और ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि भाई क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करते हैं और वायलेंट एक्टिविटी करते हैं, तो इनके खिलाफ एक केस चला और उस केस में इनको 5-6 साल की सजा हो गई। इनको भेज दिया गया बर्मा में। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही वहां से वापस आ गए थे, क्योंकि इनके अगेंस्ट में जो वाइड एविडेंस दिए गए थे वो बहुत अच्छे स्ट्रोंग नहीं थे। खैर, इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि पंजाब के अंदर जो वायलेंस हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे। तो ये वहां से आ गए। फिर बाद में ये 1914 में जो है ये अमेरिका चले गए। बेसिकली जो कांग्रेस के मेंबर तो थे ही ये, तो कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया था अमेरिका में, तो ये वहीं पे रुक गए और 4-5 साल तक वहां पे रहे। 1919 में वापस इंडिया में आए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन जब ये अमेरिका में थे तो वहां पे इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अमेरिका में किया था। बाद में इनके साथियों ने उस काम को आगे बढ़ाया। फिर ये जब इंडिया में आए तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और 1920 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट भी रहे। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी सेशन के अंदर जो है नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है उसको रेजोल्यूशन को पास किया गया था। तो ये उस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हालांकि भगत सिंह जी ने इनके, आप रिवेंज तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक रिएक्शन के रूप में वो किया। बट भगत सिंह जी अपने लेटर स्टेज में अपनी लाइफ के रिवोल्यूशनरी जर्नी में वो नॉन वायलेंस की तरफ जो है जा रहे थे और उन्होंने बहुत लिखा भी उसके बारे में कि वो वायलेंस में बिलीव नहीं करते एंड ऑल दैट। हालांकि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो अपने इनिशियल दौर में जो है वो वायलेंस को सपोर्ट किया करते थे। और भगत सिंह जी के साथ उनके
थोड़े मतभेद भी थे ऑफ कोर्स, क्योंकि भगत सिंह जी के लाला लाजपत राय जी के साथ थोड़े मतभेद थे। लाला लाजपत राय जी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये थोड़ा कम्युनल पॉलिटिक्स किया करते थे, हिंदू मुस्लिम एंड ऑल दैट। बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी में उतना ज्यादा बिलीव शायद इनको नहीं होगा, ऐसा कहा जाता था। भगत सिंह जी भी ने इनको कहा था कि ये एक लोस्ट लीडर हैं, लोस्ट लीडर। लेकिन ये सब चीजें इनकी मृत्यु से पहले थी। हालांकि इनके साथ उनके कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मानते थे भगत सिंह जी कि इनका जो एक्चुअली जो अल्टीमेट जो गोल है ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना, वो उसके साथ अलाइन करते थे। और बाद में फिर लाला लाजपत राय जी के मृत्यु के बाद वो सब चीजें हुई, असेंबली में बॉम्ब फेंका गया, वो सब चीजें आपको अच्छे से पता ही है। तो लाला लाजपत राय जी को इस तरह के कितने हीरोज रहे हैं, हमारे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, तो इनको हमारे प्रेप आईएएस की टीम की तरफ से सलाम, जय हिंद। और आपकी तरफ से भी बोल ही देता हूँ, ठीक है जी, चलो। तो पहला टॉपिक है, देखिए, ऑन द सब कैटेगराइजेशन विद इन द स्टेट। तो ये क्या बात करता है, विद इन द कास्ट, तो ये क्या बात करता है, देखिए। जब बात होती है ओबीसी रिजर्वेशन की, या शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की, या एसटी रिजर्वेशन की, यूजुअली एससी और एसटी जो रिजर्वेशन दी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ लगभग लगभग स्मूथ चल रहा है। लेकिन जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आती है, तो यहाँ पे कई सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि ओबीसी कोई एक कास्ट नहीं है, एससी भी कोई एक कास्ट नहीं है। ओबीसी में कई कास्ट ऐसी हैं जो काफी डोमिनेटिंग कास्ट हैं। ओबीसी में कई कास्ट ऐसी हैं जो एजुकेशनली सोशली काइंड ऑफ बैकवर्ड है, हालांकि वो ओबीसी कैटेगरी में ही आती हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, ओबीसी के अंदर कुछ कास्ट काफी आगे चली गई, कुछ कास्ट जो है वो पीछे रह गई। लेकिन आज ये टॉपिक ओबीसी का नहीं है, आज है टॉपिक एससी का। एससी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। एससी में कुछ कास्ट जो एजुकेशनली थोड़ा सा फॉरवर्ड थी, बच्चों ने एजुकेशन लिया, पढ़ाई वगैरह किया, तो कुछ कास्ट जो है वो थोड़ा सा आगे चली गई, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली बेटर हो गया। लेकिन एससीज के अंदर कुछ कास्ट ऐसी हैं जो कि काफी पीछे छूट गई एजुकेशनली के परस्पेक्टिव से, जिसकी वजह से रिजर्वेशन का फायदा उनको नहीं मिल पाया, और वो एक्चुअली पीछे छूट गई। तो एससीज के अंदर जो रिजर्वेशन दी जाती है, क्या उसी एससी रिजर्वेशन की टोटल रिजर्वेशन के अंदर क्या हम लोग उन एससी कास्ट को रिजर्वेशन दे सकते हैं जो कि थोड़ा पीछे छूट गई है? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजर्वेशन की जो लिस्ट है, उसको हम लोग अभी मॉडिफाई करेंगे, उसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे। जो कास्ट का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो गया है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, उनके कास्ट परसेंटेज को थोड़ा सा कम किया जाएगा। लेकिन जो कास्ट पीछे छूट गई हैं, उनके परसेंटेज को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। ये यहाँ पे बात है, क्योंकि अभी देखिए इलेक्शन वगैरह होने हैं तेलंगाना में, तो वहाँ पे मोदी जी भी रैली में गए थे। तो उन्होंने कहा है कि जो मदिगा कम्युनिटी है, ये एक ऐसी कम्युनिटी है, लेकिन काफी बैकवर्ड ऐसी कम्युनिटी मानी जाती है, कि इसके रिजर्वेशन को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, राइट? क्योंकि ये दूसरे कास्ट के कंपैरिजन में, शेड्यूल कास्ट के दूसरे कंपैरिजन में काफी पीछे छूट गई हैं, राइट? तो ये उन्होंने यहाँ पे कहा है। और मदिगा जो कम्युनिटी है, काफी ज्यादा संख्या है इनकी वहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज में तेलंगाना में, बट उसके बावजूद भी एजुकेशनली बहुत फॉरवर्ड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है? देखिए, एक लाइन में बता देता हूं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है? तो इसके बारे में भी कोई लास्ट पिक्चर क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे दो तीन डिसीजन आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक इसी बारे में डिसीजन दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि स्टेट डिड नॉट हैव द पावर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है, ओनली पार्लियामेंट कर सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के डिसीजन में कहा था। और उस समय उन्होंने क्यों कहा था 2004 में? क्योंकि 1996 में आंध्र प्रदेश के अंदर एक एक कमेटी बनी थी, जिसे हम लोग रामचंद्र राजू कमेटी कहते हैं। और इस कमेटी ने सब कैटेगराइजेशन को अलाउ किया था, मतलब उसने कहा था कि आप कर सकते हो। और आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने एससी के अंदर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में एक सब कैटेगराइजेशन किया था। मामला गया, चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट के पास ये पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही ये पावर होती है। चलिए जी, एक मुद्दा हो गया। फिर दूसरा मुद्दा आया पंजाब से, वहां पे कुछ कुछ केस ऐसा ही हुआ। और पंजाब वाले केस में 5 जजों की एक बेंच बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, जिसने 2020 के अंदर जजमेंट दिया, ठीक है? ये जजमेंट क्या कहता है?
2020 वाला जजमेंट का कहता है कि स्टेट भी ऐसा कर सकता है, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को रिवर्स कर दिया। अब ये क्योंकि दोनों डिसीजन के अंदर काफी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी एक हायर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मतलब 7 जजों की बेंच इसके अंदर बना सकता है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने 2005 के अंदर भी एक इसी तरह का सजेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि आप ये कर सकते हो, लेकिन लॉ कमीशन ने ये कहा था कि सब कैटेगराइजेशन तभी होना चाहिए जब बहुत ही ज्यादा सॉलिड एविडेंस आपके पास हो कि ये कास्ट अंडर रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेशन है, तभी किया जाना चाहिए। हालांकि नेशनल कमीशन जो हमारा शेड्यूल कास्ट है उसने इसको खास वैल्यू नहीं दिया। वो घुमा फिरा के सारी कानूनी चीजें हैं, उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि अभी केस पेंडिंग चल रहा है। लेकिन इसके अंदर सबका अलग अलग कहना है। लॉ कमीशन ने कुछ और कहा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसने कहा कि भाई इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो आर्टिकल 341 है आप इसका भी यूज कर सकते हो। हालांकि सरकार ऐसा कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 16 के अंदर। तो ये घुमा फिरा के यहाँ पे बात बनती है। अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो कैटेगराइजेशन ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन, शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन, वो मोस्टली लोगों का ये कहना है कि यस ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब रिजर्वेशन दिया गया था तो रिजर्वेशन का पर्पज ये नहीं था कि हमेशा के लिए दिया जा रहा है। रिजर्वेशन का बेसिक पर्पज था कि जो सबसे पिछड़ी जो जातियां हैं उनको एक सोशल जस्टिस के तहत उनको आगे लेके आए। लेकिन पिछड़ी जातियों में भी बहुत सारी जातियां हैं। पिछली जातियों में भी कुछ जातियां ऐसी हो गई जो अच्छा खासा रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके ऊपर चले गए, अच्छी नौकरियां, कॉलेज में एडमिशन, स्कूल्स में एडमिशन, वो सब हुआ, रिप्रेजेंटेशन बेटर हो गया। अब जब आप ये मान के चलिए कोई ऐसी कम्युनिटी है एक्स, ठीक है, एक्स के पेरेंट्स ने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके उनको एक अच्छी जॉब मिल गया किसी पीएसयू में, या फिर वो मान लो आईएएस ऑफिसर ही बन गए। अब ये एजुकेशनली इकोनॉमिकली तो फॉरवर्ड हो गए हैं। सोशल बैकवर्डनेस एक अलग मुद्दा है। कई बार ऐसा देखा गया कि भैया बहुत अच्छी पोस्ट पे होने के बावजूद भी दलित कम्युनिटी के मेंबर्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है। खैर उतना तो नहीं होता जितना ग्राउंड लेवल पे होता है गाँव गाँव में, बट फिर भी होता है। खैर, तो अगर वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर आईएएस बन गए हैं तो उनके बच्चों को भी क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक तो मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक बार एजुकेशनली आगे फॉरवर्ड हो गए हैं उनके बच्चों को भी आगे उसमें बेनिफिट मिलता रहता है। जबकि जो पीछे छूट गए, मान लो वाई कम्युनिटी, क्योंकि ये पेरेंट्स खुद एजुकेटेड नहीं थे, गरीब थे, इनके बच्चे भी एजुकेटेड नहीं हो पाए, आगे उनके बच्चे भी एजुकेटेड नहीं हो पाए, तो बेनिफिट एक कम्युनिटी में तो पहुंचा, एक में नहीं पहुंचा। तो जब एक बार आपको जॉब मिल गई है, आप समाज में ऊपर की तरफ उठ गए हो, तो फिर आपको रिजर्वेशन क्यों मिले? दूसरी जाति को मिले, ऐसी कम्युनिटी के अंदर ही जो कि छूट गई है पीछे। तो मोस्टली आर्गुमेंट तो खैर यही कहते हैं, अभी तक तो ये फॉलो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आवाज उठ रही है सब कैटेगराइजेशन को लेके, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। अब ये पार्लियामेंट के थ्रू ये मुद्दा आगे जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट की जो 7 बेंच जजेस की बेंच होगी वो इसको आगे लेके जाएगी, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, आप इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिजर्वेशन को लेके वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। जो हमारा पार्ट 16 है वो इसके साथ डील करता है। आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4), ये दोनों ही एससी और एसटी रिजर्वेशन की बात करते हैं। जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो 77th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने आर्टिकल 16 के अंदर जो है एक क्लोज फॉर ए डाला, जिसमें हम लोग जॉब्स के अंदर जो प्रमोशन होती है उसके अंदर भी रिजर्वेशन की बात करते हैं। इससे पहले प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के अंदर एंट्री करने के लिए रिजर्वेशन होता था, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन के अंदर भी ऐड कर दिया गया। तो उसके अलावा हमारे पास आर्टिकल 333, 32, 243D, 233T, 335 जो है, ये आर्टिकल मिला के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपने परस्पेक्टिव से पढ़ सकते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है यहाँ पे चिकनगुनिया को लेके, क्योंकि चिकनगुनिया के केसेस जो है वो काफ़ी बड़े हुए हैं। बट ये चिकनगुनिया होता क्या है और
कैसे काम करता है। आई होप किसी को चिकनगुनिया अभी तक नहीं हुआ है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा खतरनाक सा बीमारी है। लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इससे किसी की मौत हो जाती है, एक्सट्रीम केस में हो भी सकती है, बट मेजरली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन है खतरनाक। इसमें फीवर आता है, जॉइंट पेन होता है। और मेरी फैमिली में किसी को हुआ था कुछ साल पहले जो चिकनगुनिया, इसकी वजह से जो जॉइंट पेन हुआ था वो आज तक भी ठीक नहीं हुआ है। मोस्टली लोगों को हो जाता है ठीक, एक 6 महीने 8 महीने के बाद, लेकिन कुछ लोगों में वो बीमारी घर कर जाती है। चिकनगुनिया तो ठीक हो जाता है, वायरस बॉडी से रिमूव हो जाता है, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं वो काफी लंबे समय तक नजर आते हैं। तो उस सेंस में जो है तो ये डेंजरस। और ये मच्छर से फैलता है, ये आपको अच्छे से पता है, राइट। एडीज एजिप्टी मॉस्किटो और एजिट एल्बोपिक्टस मॉस्किटोज, इनके काटने से फैलता है। तो ये कुछ कुछ डेंगू और जीका वायरस के जैसा ही है। और कई बार हमारे यहाँ पे किसी को चिकनगुनिया होता है ना, तो डॉक्टर भी ये गलती कर देते हैं, चिकनगुनिया को डायग्नोज कर देते हैं गलती से कि ये तो जीका वायरस है या फिर डेंगू है, जबकि होता वो चिकनगुनिया है। और क्योंकि चिकनगुनिया के लिए प्रॉपरली हमारे पास कोई मेडिसिन है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सिम्टम्स जो होते हैं, फीवर, नोजिया, फटीग वगैरह, उसको एड्रेस करते हैं। और हमारे पास जो फिलहाल इसके लिए जो वैक्सीन है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन एक्चुअली यहाँ पे है नहीं। एक वैक्सीन जो है यूरोप के अंदर बनाई गई थी एक कंपनी के द्वारा, जिसका नाम होता है वलनेवा। और ये दवाई का जो नाम है वो है इक्सचिक, चिकनगुनिया के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका वगैरह में बहुत सारे केस आते हैं चिकनगुनिया के। अ, वो सब जो है यहाँ पे होता है। बाकी वैक्सीन की कंपोजिशन, जो इक्सचिक की मैं बात करूँ, यूरोपियन कंपनी ने बनाया था। इसकी सिंगल डोज जो है वो दी जाती है मसल्स के अंदर। ये सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो कि 18+ होते हैं, बच्चों को ये सब नहीं दिया जाता है। लेकिन जो स्टडी सामने आई हैं वो ये कहती हैं कि ये वैक्सीन का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है जितना टेस्ट वगैरह में भी जो किए गए हैं अमेरिका में, वहाँ पे बहुत इफेक्टिव नहीं रहा है। तो उस परस्पेक्टिव से आप इसको देख सकते हो। लेकिन यस, नई नई वैक्सीन बन रही है। कोविड 19 में जिस तरह से mRNA वैक्सीन डेवलप हम लोगों ने किया कोविड के लिए, तो हो सकता है चिकनगुनिया के लिए कि भी हम लोग कुछ ऐसा वैक्सीन फ्यूचर में बना दें। क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी चिकनगुनिया के केस आते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखें, 93,000+ जो चिकनगुनिया के केस इंडिया में हो सकते हैं, लास्ट ईयर का डेटा है ये। उसके अलावा ब्राज़ील, पैराग्वे वगैरह में भी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में भी चिकनगुनिया के केसेस आते हैं। तो बस इतना ही आर्टिकल है, इसमें कुछ ज़्यादा आगे हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। FPI's value in Indian equities rises 15% to $651 billion। तो FPI क्या होता है? FPI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसी से मिलती जुलती टर्म आपने सुनी होगी FDI, जिसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों में हालांकि फर्क होता है, लेकिन पहले बता देता हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे कोई कोई फॉरेन इंडिविजुअल होता है, कोई फॉरेन कंपनी होती है, अगर वो इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन बॉन्ड मार्केट में, हमारी मनी मार्केट के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ कुछ आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो। हम तो इंडियन है ना, इंडियन कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेनर या फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन एंटिटी, अगर वो इंडियन कंपनी के अंदर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह परचेज करती है, तो उसे आप लोग FPI कह सकते हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये अलग अलग पोर्टफोलियो हैं, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, मनी मार्केट, ये पोर्टफोलियो होते हैं। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसे फॉरेन पोर्टफोलियो कहते हैं। सिंपल सी चीज होती है। तो ये कैसे कर सकते हैं? बॉन्ड के थ्रू, म्यूचुअल फंड, ADR, GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स वगैरह इसको बोलते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। यानी कि अमेरिकन सिटीजन जब इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे ADR कहते हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जब बाकी लोग करते हैं उसे GDR कहते हैं। ये थोड़ा सा इसके अंदर फर्क होता है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। लेकिन हमें FDI भी चाहिए, FPI भी चाहिए, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। देखिए क्या होता है, जब आपने मान लो टाटा कंपनी के शेयर परचेज किए आज, ठीक है, आपने परचेज किया एक शेयर 100 रुपए का, और कल इसकी कीमत होगी मान लो 105 रुपए। आप इसको कल बेच सकते हो। फ्लेक्सिबल होता है, आसान होता है। इसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप FPI के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कभी भी वापस निकाल सकते हो।
अपने शेयर्स को कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल ऑन फ्लेक्सिबल होता है। एफडीआई थोड़ा डिफरेंट होता है। एफडीआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। हालांकि अब तो डेफिनेशन बड़ी इजी कर दी गई है, पहले इतनी क्लियर नहीं थी। अगर कोई फॉरेन एंटिटी इंडियन कंपनीज में 10% से ज्यादा शेयर्स परचेज करती है तो उसे एफडीआई कहा जाता है, और अगर 10% से कम करती है तो उसे एफपीआई कहा जाता है। अब ये तो डेफिनेशन काफी सिंपल हो गई है। तो आप यहाँ से ये समझिए कि जो एफडीआई होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो इसको निकालना उतना आसान नहीं होता है। जब आप किसी कंपनी के अंदर लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो तो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आते हो, नई नई प्रैक्टिस लेके आते हो, अपने इंडिया में उस बिजनेस को एक्सपेंड भी करते हो, वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर भी आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो अगर आप एफडीआई करते हो। एफपीआई में मैनेजमेंट वगैरह के अंदर आपका कुछ खास रोल होता नहीं है, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करिए, शेयर खरीदिए, बेचिए, पैसा कमाइए, वो आपकी मर्जी है। तो एफपीआई जो है वो ज्यादा लिक्विड होता है, वोलेटाइल होता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की भी होता है। एफपीआई उतना रिस्की नहीं होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है एफपीआई का? तो ऑफ कोर्स भैया इंडिया में पैसा आता है, कैपिटल आता है, तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो यही है। इससे हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बूम करती है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ता है। यस डेफिनेटली, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी वैल्यू बढ़ती है ऑफ कोर्स। एक पॉजिटिव एक पिक्चर बनता है इंडिया का, खूब सारी इन्वेस्टमेंट होती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो वो सब बेनिफिट इसका डेफिनेटली होता है। और क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अलग अलग सेक्टर्स में की जाती हैं, कभी आईटी सेक्टर में, कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ता है इन्वेस्टमेंट का देश में, और सारे जो सेक्टर हैं वो धीरे धीरे जो है वो ग्रो करते हैं। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा नजर आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ऑफ कोर्स। क्योंकि स्टॉक जो मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट, आप ये कह सकते हो किसी की कंट्री की स्टॉक मार्केट वहाँ की इकोनॉमिक हेल्थ की एक इंडिकेटर होती है। तो अगर आपकी कंट्री में एफपीआई आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है, तो डेफिनेटली वो पैसा जाएगा कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, टेक्नोलॉजी में जाएगा, राइट। और ये वो सेक्टर है जो आपकी जीडीपी एक्सपैंड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही। उसके अलावा एक्सचेंज रेट डायनामिक्स भी यहाँ पे चेंज होती हैं। जब बहुत सारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया में पैसा आता है, तो इसका मतलब यह है कि इंडियन रुपीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इससे रूपी अप्रिसिएशन होता है, तो मजबूत होती है भाई आपकी लोकल करेंसी, जो इंडिया का ट्रेड जो डेफिसिट होता है वो बैलेंस हो जाता है। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इंक्रीज होती है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो फॉरेनर्स करते हैं, लेकिन जब इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रोथ करती है तो इसके साथ साथ जो इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं डेफिनेटली वो भी ग्रो करते हैं। तो एक काफी बड़ा इम्पैक्ट जो है यहाँ पे नजर आता है जब आप अगर आप एफपीआई करते हैं तो। जो आज का ट्यूटोरियल है वो कहता है भैया स्टेट फंडिंग, स्टेट फंडिंग की बात करता है। देखिए, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड का टॉपिक किया था, इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाया था मैंने। आप चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। इलेक्टोरल बॉन्ड एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का तरीका है बेसिकली, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग आती है वो कौन करता है? या तो इंडिविजुअल्स करते हैं, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे करते हैं, या फिर वो कॉरपोरेट्स के थ्रू आती है, कंपनीज के थ्रू आती है, ये लोग इनको फंडिंग करते हैं। और उसके अंदर करप्शन वो भी होता है, आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं की जाती, ब्लैक मनी वगैरह सब कुछ आती है। तो एक सजेशन ये दिया गया कि यार ये सिस्टम पूरा खत्म करो। तो लेकिन इलेक्शन के लिए तो पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो आइडिया ये है कि गवर्नमेंट खुद इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करे सरकारी खर्चे से, जिसे आप पब्लिक फंडिंग भी कह सकते हो, स्टेट फंडिंग भी कह सकते हो। यानी कि जो प्राइवेट जो डोनेशन है इसे खत्म करो, सीधा गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलेगा, और उस पैसे का यूज अपने इलेक्शन के लिए वो करेंगी, दैट्स इट। देखिए, इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो ये खर्चा सरकारी खर्चे से होगा, क्योंकि सरकारी खर्चा लिमिटेड होगा, उतना तो अनलिमिटेड करोड़ों में तो नहीं मिलेगा इनको। तो इसीलिए जो है आप इसको बेटर तरीके से रेगुलेट कर सकते हो। तो ये आइडिया है बेसिकली स्टेट फंडिंग वाला। इसी को स्टेट फंडिंग भी कहते हैं, दैट गवर्नमेंट गिव्स फंड्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज और द कैंडिडेट फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शंस। इंडिया में कई सारी कमिटीज आई हैं। 1998 में सबसे पहले इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी थी।
इन्होंने कहा था कि यस भैया स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, रिकमेंड किया था। फिर बाद में 1999 के अंदर जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, उन्होंने भी कहा कि स्टेट फंडिंग इंडिया में डिजायरेबल है, नो डाउट। फिर एथिक्स इन द गवर्नमेंट, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म जो कमीशन बना था 2008 में, इन्होंने भी स्टेट फंडिंग को रिकमेंड किया था। हालांकि जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू बना था बाद में 2001 के अंदर, इन्होंने रिकमेंड नहीं किया। बट कुल मिला के आप ये चलते हो कि भाई लार्जली इंडिया में स्टेट फंडिंग को यहाँ पे अलाउ किया जाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन आया है। लेकिन बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है, भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप? इतने सालों से तो इंडिया में जो प्रोसीजर चल रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो उसके अंदर है। तो क्या आप आर्गुमेंट दे सकते हो स्टेट फंडिंग के फेवर में? देखिए, एक तो सीधी सी बात यहाँ पे है कि अगर स्टेट फंडिंग होगी तो मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में डेवलप हो जाएगा। हालांकि अभी मल्टी पार्टी सिस्टम तो है, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी पार्टी है। एक तरफ बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, या दूसरी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि गिनी चुनी 5 7 10 पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में बड़ी बड़ी हैं, तो मोस्टली फंडिंग भी इनको ही जाता है। तो छोटी पॉलिटिकल पार्टी है बेचारे के, क्योंकि इनके पास फंडिंग होती नहीं है, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा होता नहीं है, तो जिसकी वजह से वो लड़ाई नहीं लड़ पाती हैं। लेकिन अगर स्टेट फंडिंग मिलेगा तो ये मल्टीपल पार्टी सिस्टम यहाँ पे डेवलप डेफिनेटली होगा, और एक सभी के लिए ना लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। अब जिसके पास पैसा ज्यादा है वो भैया ज्यादा कैंपेनिंग करता है, वो सोशल मीडिया पे भी कर रहा है, रैलीज कर रहा है, लोगों को फ्रीबीज बांट रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारे इलेक्शनरिंग वो कैंपेनिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर सरकारी फंडिंग मिलेगी तो सभी को एक बराबर का एक जगह मिलेगी। अब आपको बराबर पैसे मिल गए हैं तो अभी अपने हिसाब से आप कैंपेनिंग करिए, तो ये अच्छी चीज है ना। ब्लैक मनी जनरेट नहीं होगी। यस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इंडिविजुअल्स जो देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो रुक जाएगा। इससे इंटरनल डेमोक्रेसी भी डेवलप होगी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ऑफ कोर्स। क्योंकि अभी सरकारी पैसे का आपको यूज करना है, अभी अनलिमिटेड पैसा आपके पास नहीं है, तो इसलिए जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे पॉलिटिकल पार्टी के वही सामने आएंगे। तो उससे क्वालिटी भी इंप्रूव होगी डेमोक्रेसी की, ऑफ कोर्स। और करप्शन तो कम होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि अभी सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है ना, अभी सब कुछ सामने आ गया है। अभी तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर में आती ही नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं है भैया कौन फंडिंग कर रहा है, कितनी फंडिंग कर रहा है। तो इसलिए बढ़िया तो सरकारी फंडिंग कर दो, सबके सामने सब कुछ होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, सब कुछ लोग देखेंगे। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी जो है इससे डेफिनेटली बढ़ेंगी। क्योंकि इससे जो नेता निकलेंगे, लोग कैंडिडेट्स जो निकलेंगे, पॉलिटिशियंस निकलेंगे, वो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से निकलेंगे, राइट। क्योंकि अभी पैसे का जोर नहीं चलेगा, अभी कैंडिडेट की जो क्वालिटी है वो काम करेगी। तो अच्छे कैंडिडेट भी जो है बाहर आएंगे। क्लीन पॉलिटिक्स डेफिनेटली जो है इससे एनकरेज होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो माल प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं इलेक्शंस के दौरान, जैसे वोट वगैरह खरीदना हो गया, रिसोर्सेज का मिसयूज हो गया, वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये इसीलिए होना चाहिए, राइट। उसके अलावा जैसे कुछ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, कुछ कास्ट बेस्ड होते हैं, कुछ रिलीजन बेस्ड होते हैं, तो डेफिनेटली उनका रोल भी कम हो जाएगा। तो एक डिसीजन मेकिंग वो इंडिपेंडेंट होगी, बेटर होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये कुछ आर्गुमेंट दिए जाते हैं इसके फेवर में। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग इसको कहते हैं भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप एक बात मान के चलें कि हमारे देश में ऑलरेडी जो है उतना पैसा नहीं है, बजट आप देखते ही हो। तो ये बजट ना एक जीरो सम गेम है। मतलब अगर आप एक जगह से पैसा निकालोगे, एक्स्ट्रा डालोगे, तो दूसरी जगह से आपको पैसा निकालना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन वगैरह में सरकार के पास वैसे भी पैसा नहीं है। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंडिंग देने लगोगे, और इंडिया में तो रोज ही इलेक्शन होते हैं, कभी स्टेट में कभी कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, तो पब्लिक मनी का जो है वो ज्यादा आप मिसयूज यहाँ पे होगा, राइट। क्योंकि टैक्सेशन वगैरह से आप पैसा जनता से लेते हो, फिर वो बाद में पॉलिटिकल पार्टीज भाई उसको खर्चा करेंगी। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली लोग पर जो है वो टेबल के नीचे से तो पैसा लेंगे ही। तो ब्लैक मनी वाला तो पॉइंट यहाँ पे कुछ खास मुझे नजर नहीं आता है। ऊपर से स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा, वो एक बात अलग है। वो पैसा हम लोग हेल्थ केयर एजुकेशन वगैरह में कहीं ना कहीं दूसरी जगह खर्च कर सकते हैं। अब समाज में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ए पॉलिटिकल होते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ऐसे तो लोग भी हो सकते हैं ना। लेकिन भाई अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, तो मेरे टैक्स के पैसे को आप पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों दे रहे हो? तो कुछ लोग टैक्स देना भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि तुम्हारा टैक्स तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जा रहा है, इलेक्शन वो जीत रहे हैं, राइट, मजे वो लोग ले रहे हैं, उनके फंडिंग आप कर रहे हो। तो कुछ लोग बोलेंगे भाई मैं तो टैक्स ही नहीं करूंगा, टैक्स इवेजन के केसेस यहाँ पे बढ़ने लगेंगे। ये सब चीजों की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आती है।
और कई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह में और कई जगह पे देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग अगर सरकारी होती है तो उससे खर्चे कम नहीं होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चा वो तो नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि भाई देखिए अभी पॉलिटिकल पार्टीज का इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं। राइट, उनकी जो मर्जी हो। लेकिन अगर स्टेट फंडिंग होगी तो वो एक सरकारी कंपनी की तरह हो जाएगा, सरकार का कंट्रोल हो जाएगा उसके ऊपर, तो उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। और आप ये भी तो चीज देखिए ना, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिलेगा वो भी तो देखना पड़ेगा। अब कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कांग्रेस, बीजेपी एंड ऑल दैट, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी इनको कम पैसा मिलेगा। तो इसके अंदर भी बहुत गेम होने वाला है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होंगी तो अपोजिशन वाली पार्टीज को फंडिंग देंगी ही नहीं, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज घुमा फिरा के उनको फंडिंग कम करेंगी। तो जो पहले से ही पावर में है ऑफ कोर्स उसका अपर हैंड होगा। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखने से मतलब ये लगता है कि भाई जो जो सिस्टम चल रहा है फिलहाल इंडिया में वो शायद बेटर है। क्योंकि अगर हम लोग स्टेट फंडिंग करते हैं तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट डेफिनेटली यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी को डेफिनेटली फेवर हो सकता है, कुछ को नुकसान होगा। तो जो चीज के लिए हम लोग गए थे, मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्चुअली वो और खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग बहुत कम मिलेगा और वो इलेक्शनरिंग नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ये समस्या यहाँ पे है। तो वी हैव सम आर्गुमेंट्स इन फेवर, वी हैव सम आर्गुमेंट्स इन अपोजिशन ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप देखें, आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इतने पॉइंट्स आपके पास हो जाते हैं ना, और आप उसको लिख लेते हो तो आंसर कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा पॉइंट्स की आपको खास रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लॉन्ग एज अगर आपको पीएचडी करनी है तो कर लीजिए, बट एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। तो यहाँ से आप जो है मेंस के लिए क्वेश्चन भी लिख सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, व्हाट इज स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ स्टेट फंडिंग। बस 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिख दो, 150 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाने की कोशिश करें, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन थोड़ा सा बेटर तरीके से ऐड करें, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी डाले हुए हैं आपके लिए, पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।